नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अरबपति गौतम अडानी पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हुए हंगामे के बाद आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गौतम अडानी के अभियोग के मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस दिया है। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया और गौतम अडानी पर अभियोग के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने ओलंपियन पहलवान बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक बजरंग पूनिया ने डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से मार्च महीने में मना कर दिया था। निलंबन 23 अप्रैल 2024 से माना जाएगा, क्योंकि नाडा ने उन्हें 23 अप्रैल 2024 को निलंबित किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की थी। इसके बाद नाडा के अनुशासनात्मक डोपिंग पैनल ने 31 मई को आरोप का नोटिस भेजे जाने तक इस फैसले को रद्द कर दिया था। बीते 23 जून को नाडा ने पूनिया को नोटिस भेजा और इसे भी पूनिया ने चुनौती दी। इस मामले की सुनवाई नाडा का डोपिंग पैनल कर रहा था। भारतीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश में खाली 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की अधिसूचना जारी की। आपको बता दें कि YSRCP के राज्यसभा सदस्य M वेंकटरमना, B मस्तान राव यादव और PC नेता R कृष्णैया के इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली हुईं। यादव और कृष्णैया ने अपने अपने कार्यकाल में 4 साल तक की अवधि शेष रहते इस्तीफा दे दिया, जबकि राव के पास 2 साल तक का कार्यकाल बचा था। तीनों नेताओं के इस फैसले से YSRCP को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसने राज्य परिषद से एक के बाद एक 3 सदस्यों को खो दिया। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान पर बांग्लादेश का जवाब आया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि बांग्लादेश की सरकार ने ध्यान दिया है कि आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने सरकार के आंतरिक मामलों से संबंधित एक बयान मीडिया में जारी किया है। ये बेहद निराशाजनक और गहरी पीड़ा की बात है कि बांग्लादेश की सरकार ने पाया है कि श्री चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को कुछ लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, क्योंकि उन्हें विशिष्ट आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस तरह के बेबुनियाद बयान न केवल तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं, बल्कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच दोस्ती और आपसी समझ की भावना के भी विपरीत हैं। ये बयान सभी धर्मों के लोगों के बीच आपसी सद्भाव और इस संबंध में सरकार और लोगों की प्रतिबद्धता और कोशिशों को भी नहीं दिखाता है। ये पूरी तरह से इस बात की अनदेखी है कि बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के अपराधियों को खुली छूट दे रही है। सरकार ये फिर से दोहराना चाहेगी कि देश की न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और वो न्यायपालिका के कामों में दखल नहीं देती है। जिस मामले पर सवाल उठाए गए हैं उसका मामला कानून की अदालत में है। सरकार देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को लेकर प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिन्मय कृष्ण दास की बांग्लादेश में हुई गिरफ्तारी पर बयान जारी कर कहा था कि हम बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोट के प्रवक्ता श्री चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत देने से इनकार किए जाने पर काफी चिंतित हैं। यह घटना बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्वों के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर किए गए हमलों के बाद सामने आई है। अल्पसंख्यकों के घरों और दुकानों को लूटा गया। इसी के साथ उनके मंदिरों में चोरी, तोड़फोड़ और उनके देवताओं को अपवित्र करने के कई दर्ज मामले सामने आए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं एक धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से अपनी मांग रख रहे थे। बयान में आगे कहा गया है कि हम श्री दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जिसमें उनकी अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के विरोध में बांग्लादेश की सीमा को सील करने की धमकी दी है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि कोलकाता में हजारों हिंदू सड़कों पर उतरेंगे और पूरे इलाके में विरोध प्रदर्शन होगा। उनका कहना है कि हिंदू जागरण मंच ने सियालदह से डिप्टी हाई कमीशन तक एक प्रदर्शन की अपील की है। सोमवार को हिंदू लोग पेट्रापोल की सीमा को सील कर देंगे। मैं भी वहां मौजूद रहूंगा। सब कुछ बंद कर दिया जाएगा और आयात निर्यात का तो कोई सवाल ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद जिले के मौजूदा हालात पर एसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि संभल जिले में रविवार को हुई घटना के बाद पुलिस ने एहतियातन इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया था, जो अब भी जारी है। बाकी सभी चीजें सामान्य हो गई हैं। पुलिस ने घटना में शामिल लोगों की सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। 100 से अधिक लोगों की पहचान की गई है। जल्द ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। पिछले 24 घंटे में 27 लोगों को जेल भेजा है, जिनमें 25 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। एसपी ने कहा कि संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क को 23 नवंबर को पीएनएस की धारा 168 के तहत नोटिस जारी किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि उसके नेताओं को फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है, जबकि सांसद हिंसा के वक्त संभल में मौजूद भी नहीं थे। अंडमान और निकोबार त्रिसेवा कमान के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि बैरन द्वीप के निकट एक मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर से 5,500 किलोग्राम प्रतिबंधित मेथाम्फेटामाइन दवा भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जब्त की गई, जो कि अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि यह अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है, जिसके बारे में हमें संदेह है कि यह बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल से जुड़ी हुई है। कुल खेप लगभग 5,500 किलोग्राम है। अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित क्रिस्टलीय मेथाम्फेटामाइन के साथ कुल 6 म्यांमारी चालक दल को गिरफ्तार किया गया। उन्हें आगे की पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी टीमों की लगन और त्वरित कार्रवाई ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसी अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपनी बसों में दूध और सब्जियों के परिवहन के लिए किराया माफ करने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अग्निहोत्री ने अधिकारियों को एचआरटीसी बसों से गुटखा और शराब के विज्ञापन हटाने के भी निर्देश दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि युद्ध के मैदान से समाधान नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे रूस और यूक्रेन संघर्ष के मामले में किसी न किसी स्तर पर लोग बातचीत की मेज पर आएंगे। एस जयशंकर, जो G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए 24 से 26 नवंबर तक आधिकारिक यात्रा पर इटली में हैं, उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी वे ऐसा करेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि बाकी दुनिया प्रभावित हो रही है। मंगलवार को लेबनान और इसराइल के बीच युद्ध विराम के कुछ घंटे पहले तक हिजबुल्ला और इसराइल की ओर से एक दूसरे पर हमले किए गए। हिजबुल्ला ने कहा कि मंगलवार की रात उसने तेल अवीव के कुछ संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वहीं इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि की है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक हिजबुल्ला ने कहा कि राजधानी बेरूत को निशाना बनाने और नागरिकों पर इजरायली सेना के जनसंहार के खिलाफ हिजबुल्ला ने तेल अवीव के कुछ संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं इसराइल ने बेरूत के कुछ इलाकों में निवासियों को घर खाली करने के निर्देश दिए और कहा कि इजरायली सेना हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बना सकती है। आपको बता दें कि मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को जानकारी दी कि फ्रांस और अमेरिका की मध्यस्थता में लेबनान और इसराइल की सरकारों ने युद्ध विराम पर रजामंदी दे दी है। इस समझौते के मुताबिक इजरायली सेना चरणबद्ध तरीके से अगले 60 दिनों में दक्षिणी लेबनान को खाली करेगी। हालांकि हिजबुल्ला की ओर से युद्ध विराम उल्लंघन पर इसराइल को आत्मरक्षा के तौर पर कार्रवाई करने की आज़ादी रहेगी। रूस ने पहली बार माना है कि यूक्रेन की ओर से किए गए अमेरिकी मिसाइल के हमले में उसका एक प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया है। इसके अलावा कुसर्क क्षेत्र में एक अन्य सैन्य अड्डे को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जैसी क्षमता वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया।
आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को ATACMS मिसाइलें दी हैं और उन्हें रूस के भीतर तक निशाना बनाने की मंजूरी दी है। वहीं यूक्रेन ने कहा कि उसने कुर्स्क क्षेत्र में कुछ ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान आया जिसमें जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस बीच यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा कि सोमवार रात को रूस ने 188 ड्रोन से हमला किया जिससे कुछ बुनियादी आधारभूत ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।